नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 राज्यों तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार के 3 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान वे 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री का दौरा तेलंगाना के आदिलाबाद से शुरू होगा। यहां वे 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। तेलंगाना में आज शुरू होने वाले ज्यादातर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बिजली क्षेत्र के हैं। पीएम आज ही तमिलनाडु के कलपक्कम में भाविनी भी जाएंगे। प्रधानमंत्री तेलंगाना के संगारेड्डी में 6,800 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क, रेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों के प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। तेलंगाना यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री सड़क और रेल से जुड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसमें नव विद्युतीकृत अंबारी आदिलाबाद पिंपल खूंटी रेल लाइन शामिल है। प्रधानमंत्री कल मंगलवार को हैदराबाद में नागर विमानन अनुसंधान संगठन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे तेलंगाना के संगारेड्डी में 6,800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। कल मंगलवार की दोपहर में प्रधानमंत्री ओडिशा के जाजपुर स्थित चांदी खोले में 19,600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी 6 मार्च को कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपए की सड़क संपर्क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। कोलकाता के बाद उनका बिहार दौरा होगा। 6 मार्च को पीएम मोदी बिहार के बेतिया में लगभग 12,800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। बिहार दौरे पर पीएम मोदी 6 तारीख को मुजफ्फरपुर मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे और मोतिहारी में इंडियन ऑयल का एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र और भंडारण टर्मिनल राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में भारत को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने संबंधी दृष्टि पत्र और अगले 5 वर्ष की कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्रिपरिषद की बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि इस साल मई में नई सरकार के गठन के तुरंत बाद के 100 दिन की कार्य योजना क्या होगी। केंद्र सरकार ने विकसित भारत का खाका बनाने के लिए सभी मंत्रालयों, राज्यों, शिक्षा संस्थानों, औद्योगिक निकायों, वैज्ञानिकों और युवाओं से 20 लाख से अधिक सुझाव लिए हैं। विकसित भारत के संकल्प पत्र में आर्थिक वृद्धि, सतत विकास लक्ष्यों, जीवन यापन की बेहतरी, कारोबारी सुगमता, बुनियादी ढांचे और समाज कल्याण के क्षेत्रों को शामिल किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दिल्ली में स्वदेशी रक्षा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए डेफ कनेक्ट 2024 का उद्घाटन करेंगे। यह सशस्त्र बलों, रक्षा उद्योग, स्टार्टअप, शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं सहित प्रमुख हितधारकों को एकजुट करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज दिल्ली में केंद्र और राज्यों के जीएसटी अधिकारियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। एक दिन के इस सम्मेलन का आयोजन राजस्व विभाग कर रहा है। जीएसटी अधिकारियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में कर की चोरी रोकने, फर्जी बिल से निपटने और बेहतर कार्य प्रणाली को साझा करने पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन से जीएसटी प्रशासन को सामूहिक रूप से मजबूत करने का मंच उपलब्ध होगा। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा आज भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और आईसीएआर के एक कार्यक्रम में असम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करेंगे। यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र कृषि अनुसंधान और विकास में प्रगति की दिशा में एक मील का पत्थर पहल है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2006 से 2013 के बीच नशीले पदार्थों के सिलसिले में 1,257 मामले दर्ज किए गए थे। वर्ष 2014 से 2023 के दौरान यह संख्या बढ़कर 3,755 हो गई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में 12 लाख किलोग्राम नशीले पदार्थों को नष्ट किया गया, जिनकी कीमत 12,000 करोड़ रुपए थी। नशीले पदार्थों के कारोबार के खिलाफ मोदी सरकार के कठोर रवैये के ठोस नतीजे निकल रहे हैं। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जब्त नशीले पदार्थों की मात्रा में लगभग 100% की बढ़ोतरी हुई है और इसमें संलिप्त लोगों के खिलाफ दर्ज मामलों में 152% की वृद्धि हुई है।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हज यात्रियों की सुविधा के लिए हज गाइड एवं हज सुविधा ऐप का लोकार्पण किया और कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों के समन्वय में हाजियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं। बीजेपी का महिला मोर्चा आज देश भर में जिला स्तर पर शक्ति वंदन दौड़ का आयोजन कर रहा है। इसके तहत कल नारी वंदन यात्रा होगी। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी समापन रैली को संबोधित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ आज सदन में वोट के बदले नोट के मामले में अहम फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि सदन में वोट के लिए रिश्वत में शामिल सांसदों या विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में छूट दी जाए या नहीं। हरियाणा के नफे सिंह राठी हत्याकांड में गोवा से 2 शूटर्स गिरफ्तार किए गए हैं। इन शूटर्स की पहचान सौरभ और आशीष के रूप में हुई है। गोवा में गिरफ्तार दोनों शूटर कपिल सांगवान गैंग के सदस्य हैं। बहादुरगढ़ पुलिस और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के संयुक्त ऑपरेशन के बाद ये दोनों पकड़े गए हैं। दिल्ली में कथित शराब घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने जांच में शामिल होने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज फिर से बुलाया है। ईडी का अरविंद केजरीवाल को यह 8वां समन है। केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने के बजाय लिखित जवाब दिए हैं। बहुत संभव है कि वो आज भी ईडी की जांच में शामिल ना हो। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए दिल्ली सरकार का बजट आज पेश किया जाएगा। दिल्ली के वित्त मंत्री आतिशी विधानसभा में बजट पेश करेंगे। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 15 फरवरी से शुरू हुआ और इसकी अवधि 8 मार्च तक बढ़ा दी गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि अगर कैफे ब्लास्ट केस में एनआईए की जरूरत पड़ती है तो उस पर भी विचार किया जाएगा। अभी सीसीबी मामले की जांच कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि बेंगलुरु अब शहर ब्रांड बेंगलुरु के बजाय बम बेंगलुरु बन गया है। इस पर सिद्धारमैया ने कहा कि ऐसे संवेदनशील मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के काफिले की एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में सुकांत के सिर पर चोट लगी है। सुकांत मजूमदार के अंगरक्षक भी घायल हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने सुकांत मजूमदार के साथ हुए हादसे की तस्वीर साझा करते हुए आरोप लगाया है कि मजूमदार पर जानलेवा हमला किया गया है। भाजपा ने हादसे की जांच की मांग की है। सीबीआई ने 20 लाख रुपए की रिश्वतखोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एनएचएआई के जीएम और डीजीएम और एक निजी कंपनी के 2 निदेशकों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने रिश्वत की रकम समेत 1.1 करोड़ रुपए भी बरामद किए हैं। आरोपियों में से एक नागपुर में प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट का जनरल मैनेजर अरविंद काले है, जबकि दूसरा आरोपी एमपी के हरदा में एनएचएआई का डिप्टी जनरल मैनेजर ब्रिजेश कुमार साहू है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिवसीय दौरे पर कर्नाटक में रहेंगे। यहां संगठन को मजबूत करने के इरादे से नड्डा चिकोड़ी में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पटना के गांधी मैदान थाने में बीजेपी के युवा प्रदेश प्रवक्ता कृष्णा सिंह ने लालू यादव के खिलाफ प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अपनी कैबिनेट के साथ आज अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर राज्य सरकार को जमीन मिलेगी तो सरयू तट पर विक्रमादित्य घाट का निर्माण कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग लापता हैं। जहांगीरपुर थाना क्षेत्र में एक कार के नहर में गिरने से यह हादसा हुआ। लापता 3 लोगों की तलाश के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी तलाशी अभियान में शामिल है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहां कुछ स्थानों पर भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी से बद्रीनाथ और गंगोत्री हाईवे बंद हो गए हैं। बद्रीनाथ में करीब 5 फुट, हेमकुंड साहिब में 6 और केदारनाथ धाम में 2 फुट तक बर्फ जमी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी पाकिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ और पंजाब और आसपास के इलाकों में निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और मध्य प्रदेश में छिटपुट हल्की और मध्यम बारिश और उसके बाद इसकी तीव्रता में कमी की भी संभावना जताई गई है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हिमाचल, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी हो रही है।
दिल्ली में भी बारिश, बादल और हवाओं के चलते मौसम नर्म बना हुआ है। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर आवाजाही कल दूसरे दिन भी बंद रही। लगातार बारिश, पत्थर गिरने और नाशरी और बनिहाल के बीच कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में स्नो मार्शल को बढ़ावा देने के दूधपत्री घाटी में 8 प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। भारी बर्फबारी के बावजूद खिलाड़ी बर्फ में नंगे पैर अभ्यास कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त नजर आ रही है। आज सुबह करीब 6 बजे WTI क्रूड बढ़कर $80.19 प्रति बैरल पर बिकता हुआ नजर आया। भारत में तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के ताजा रेट जारी कर दिए हैं। हालांकि आज राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल के रेट में बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में पेट्रोल और डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹96.72 और डीजल ₹89.62 प्रति लीटर है। और बुलेटिन में फिलहाल रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। मैं IT प्रोफेशनल, मुझे मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नहीं पता था। सो NPS के प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट के थ्रू अब ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग बढ़िया चल रही है। मैं जितनी आसानी से इतने सारे एप्स यूज करता हूँ, बस उतना ही इजी और एक्सेसिबल है ऐप के थ्रू मेरा NPS अकाउंट। रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट, सब चीजों का ट्रैक रखना बिल्कुल आसान है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। आज बिहार, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, कर्नाटक, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना में पेट्रोल डीजल के दाम घट गए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि अब तटीय खनिज नीलामी का पहला चरण इस साल जून-जुलाई तक शुरू होने की संभावना है। कोयला और खान मंत्री ने कहा कि खान मंत्रालय ने कुल 10 अपतटीय खनिज ब्लॉकों को सूचीबद्ध किया है। इस संबंध में जल्द से जल्द नीलामी के लिए अंतर मंत्रालय चल रहा है परामर्श। भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के मामले में दूसरे देशों पर निर्भरता घटाना चाहता है, जिस वजह से सरकार नए प्लांट लगाने के लिए $10 अरब की प्रोत्साहन राशि दे रही है। IT और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि निवेश से भारत में बेहतरीन डिजाइन वाले सेमीकंडक्टर तैयार हो सकेंगे। इस सेक्टर में ताइवान, दक्षिण कोरिया और चीन का दबदबा कम होगा और अगले 5 साल में चिप मेकर्स की दुनिया का बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा भारत। वेदांता रिसोर्सेज का वित्त वर्ष 2024-25 में $110 करोड़ का कर्ज मैच्योर हो रहा है। कंपनी का कहना है कि वह इस कर्ज को आगे नहीं बढ़ाएगी। वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के वाइस चेयरमैन नवीन अग्रवाल ने कहा कि अगले वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत खर्चे से पहले कंपनी का कैश फ्लो $3.5 से $4 अरब रहने का अनुमान है और कर्ज चुकाने के लिए यह पर्याप्त है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ से पहली बार देश में ईवी को लेकर राज्यों से लेकर केंद्र के स्तर पर जारी नीतियों का तुलनात्मक अध्ययन पेश किया गया है। अध्ययन में बताया गया है कि वर्ष 2022 से वर्ष 2030 के बीच भारत में बिजली से चलने वाले वाहनों का बाजार 40% सालाना वृद्धि की रफ्तार से बढ़ सकता है आगे।
देश में जितने वाहनों की बिक्री होती है उनमें ईवी की हिस्सेदारी महज 1% है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे वर्ष 2030 तक बढ़ाकर 30% करने का लक्ष्य रखा है। लक्ष्य के मुताबिक तब तक देश में 90 लाख इलेक्ट्रिक वाहन हो जाएंगे और इसकी वजह से भारत में 2.8 करोड़ टन कम कार्बन उत्सर्जन होगा। अबू धाबी में हाल में संपन्न WTO की मंत्री स्तरीय बैठक में चीन की अगुवाई वाले निवेश सुविधा समझौते को रोकने के भारत के कदम से बहुपक्षीय समझौतों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि समूह अपने संस्थापक जमशेद जी टाटा की विरासत को कायम रखेगा और सत्यनिष्ठा, नवाचार तथा सामाजिक जिम्मेदारी के सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। इफ्को ने स्वान एनर्जी लिमिटेड और उसके संयुक्त उद्यम ट्रायम्फ ऑफशोर के खिलाफ NCLT का रुख किया। इफ्को ने अपनी याचिका में कहा है कि उसकी मंजूरी के बिना संयुक्त उद्यम कंपनी को कोई भी प्रस्ताव पारित करने और कर्जे के बदले कर्जदाता को शेयर या प्रतिभूति जारी करने से रोका जाए। पंजाब में माल एवं सेवा कर यानी कि GST संग्रह चालू वित्त वर्ष में फरवरी तक 15.69% बढ़कर 19,222 करोड़ रुपए हुआ। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राज्य का उत्पाद शुल्क संग्रह 11.71% बढ़कर 8,093.59 करोड़ रुपए हो गया। AEPC ने कहा कि विशाल कपड़ा प्रदर्शनी भारत टैक्स का आयोजन देश में अब हर साल किया जाएगा। पिछले सप्ताह संपन्न हुए पहले आयोजन में 111 देशों के 3500 से अधिक प्रदर्शकों और 3000 खरीदारों की भागीदारी रही। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद ने कहा कि एक्सपो के दौरान अनुसंधान, नवोन्मेषण, उद्यमिता, नए उत्पाद विकास, कौशल और स्थिरता में सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ 63 समझौतों की घोषणा की गई। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में हाल ही में बने BAPS हिंदू मंदिर में रविवार को 65,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। BAPS हिंदू की ओर से जारी एक बयान में बताया गया है कि जैसे ही मंदिर खुला तो सुबह के समय 40,000 और शाम में करीब 25,000 से अधिक श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के बीच गठबंधन सरकार बनाने के लिए सहमति बनाने के बाद नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आज दूसरी बार पद की शपथ लेंगे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी आज दोपहर 3 बजे राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में शहबाज को शपथ दिलाएंगे। समारोह में सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर, कार्यवाहक प्रधानमंत्री, सभी प्रांतों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल शामिल होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के गठबंधन के नेता शहबाज शरीफ को 336 सदस्यों वाले सदन में 201 वोट मिले। शहबाज शरीफ ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा समर्थित उम्मीदवार उमर अयूब को हराया, जिन्हें कुल 92 वोट मिले थे। रूस ने दावा किया है कि उसने क्राइमिया पर दागे गए यूक्रेन के 38 ड्रोन मार गिराए हैं। इसके चलते रूस और क्राइमिया को जोड़ने वाले कर्ज ब्रिज को कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया। रूस ने इस ताजा ड्रोन हमले में किसी तरह के नुकसान की बात स्वीकार नहीं की है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि धमाके से खिड़कियां हिलने लगी और कारों के अलार्म बजने लगे। रूस की ओर से ये क्राइमिया पर यह हमला ऐसे हुआ है जब यूक्रेन पश्चिमी देशों से हथियार की आपूर्ति बढ़ाने की लगातार अपील कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी मेलबर्न में आज से आसियान ऑस्ट्रेलिया विशेष शिखर सम्मेलन की शुरुआत। सम्मेलन के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को किया गया मजबूत। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज करेंगे। सम्मेलन में 9 देशों के नेता करेंगे शिरकत। 6 मार्च तक चलेगा सम्मेलन। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने गाजा में तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया है। इसी के साथ उन्होंने फिलिस्तीनियों के बीच अमानवीय स्थितियों और मानवीय आपदा की स्थिति में सुधार करने के लिए इजराइल पर बढ़ाया दबाव। उपराष्ट्रपति ब्लडी संडे की 59वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम के दौरान कमला हैरिस ने हमास से बंधकों को रिहा करने के लिए 6 सप्ताह के युद्ध विराम समझौते को स्वीकार करने का आग्रह किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कार्यक्रम के लिए एक संदेश में कहा कि मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि दूसरे वर्ष ब्रिटेन में विकसित असाधारण भारतीय प्रतिभा का कर रहे हैं प्रदर्शन।
फिल्मकार जोया अख्तर और ब्रिटिश भारतीय शेफ अस्मा खान लंदन में वार्षिक इंडिया यूकी अचीवर्स सम्मान के विजेताओं में शामिल हैं। पुरस्कार के तहत भारतीय छात्रों की उपलब्धियों को मान्यता दी जाती है। आरसाई किशोर रणजी ट्रॉफी के एक सीजन में 50 विकेट लेने वाले तमिलनाडु के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। मुंबई के खिलाफ 5 विकेट लेकर उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनॉर ने मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में एलेक्स डी मिनॉर ने कैस्पर रूड को हराया। मेजर लीग सॉकर में इंटर मायामी ने ऑरलैंडो सिटी को 5-0 से हराने में सफलता पाई। मायामी के लिए स्टार स्ट्राइकर लियोनेल मेसी और लुइस सुआरेज ने 2-2 गोल किए। इस जीत के बाद मायामी लीग में शीर्ष पर पहुंच गई हैं। प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने नॉटिंघम फॉरेस्ट को 1-0 से हरा दिया। इस मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। प्रीमियर लीग में ही खेले गए एक अन्य मुकाबले में ब्रेंटफोर्ड और चेल्सी के बीच खेला गया मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। प्रीमियर लीग में ही खेले गए एक अन्य मैच में टॉटनहैम हॉटस्पर ने क्रिस्टल पैलेस पर 3-1 से जीत दर्ज की। हॉटस्पर के लिए वर्नर रोमेरो सन ने 1-1 गोल किया। प्रीमियर लीग में एवर्टन को वेस्ट हैम यूनाइटेड के हाथों 3-1 के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। एवर्टन की तरफ से एकमात्र गोल 56वें मिनट में हुआ। प्रीमियर लीग में न्यूकासल यूनाइटेड ने वॉल्वरहैम्पटन वांडरर्स को 3-0 से हरा दिया। वॉल्वरहैम्पटन की टीम पूरे मैच के दौरान गोल की तलाश में लगी रही, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। लिब्रोन जेम्स 40,000 करियर रेगुलर सीजन अंक हासिल करने वाले पहले एनबीए खिलाड़ी बन गए हैं। जेम्स ने डेनवर नगेट्स के खिलाफ खेले गए मैच में ये उपलब्धि हासिल की। ब्रिटिश एथलीट जोश केर ने विश्व इंडोर चैंपियनशिप में 1500 मीटर में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। केर आउटडोर 1500 मीटर के भी विश्व चैंपियन हैं। सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 14 का खिताब वैभव गुप्ता ने अपने नाम किया। वैभव गुप्ता को ट्रॉफी के साथ 25 लाख प्राइम मनी और मारुति की चमचमाती ब्रेजा गाड़ी मिली। इंडियन आइडल 14 के पहले रनर अप सुभादेव और दूसरे रनर अप पीयूष पंवार रहे, जिन्हें 5 लाख का इनाम मिला। इसके अलावा तीसरी रनर अप अनन्या पाल को 3 लाख का चेक मिला है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल में पहला संस्करण शुरू हो गया है। फिल्म महोत्सव के पहले दिन मणिपुरी फिल्म इखियोगी यम को प्रदर्शित किया गया। कृति सेनन और तब्बू स्टारर फिल्म क्रू के पहले गाने नैना का दूसरा टीजर जारी हो गया है। तब्बू ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर टीजर वीडियो को साझा किया है। यह गाना आज रिलीज होगा। दक्षिण भारतीय फिल्मों की दमदार अभिनेत्री वरालक्ष्मी ने परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में निकोलाई सचदेव से सगाई की। वरालक्ष्मी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी। अभिनेत्री तमन्ना भाटिया फिल्म ओडेला 2 में दमदार किरदार में नजर आएंगी। ओडेला 2 एक साथ कई भारतीय भाषाओं में रिलीज होगी। दुनिया भर के प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल में धूम मचाने के बाद अब लापता लेडीज का सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन जारी है। रिलीजिंग के महज 2 दिनों में फिल्म ने 3.3 करोड़ का डोमेस्टिक कलेक्शन किया है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।